घर से जब मैं निकला था तो आसमान में रोशनी थी। दरअसल महेश भाई ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह रखी थी। घसीटापुर के नाम के एक बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता, उसी को अभी मैं पार कर रहा था। रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था। मोटर गाड़ी से जाने का मैंने फैसला तो ले लिया था, पर रास्ता इतना खराब होगा ये पता नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पर चढ़ी हुई लताएं, और रास्ते पर थोड़ा अंधेरा भी अब हो चला था। इसलिए गाड़ी और भी संभाल कर चलानी पड़ रही थी। रास्ते में इक्का दुक्का लोग मिल रहे थे। थोड़ी ही देर में दिन डूब गया। 6:30 बज गए थे। महीना यहीं जुलाई के आसपास का रहा होगा कि अचानक ही एक बदली आसमान पर छा गई और पूरा पानी का मौसम बन गया। मैंने बचने के लिए आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की और रोड से कुछ ही अंदर एक खेत में फार्म हाउस सा कुछ नजर आया। मैंने सोचा क्यों ना वहां पोर्च पर ही रुका जा सकता है, और वहीं पहुंच गया। बारिश कुछ तेज थी। अचानक अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची लगभग 5-6 साल की, बिल्कुल ही गुड़िया की तरह, सुनहरे बाल और गोरी नीली आंखें, मुस्कुराई और फिर अंदर से आवाज आई, चीची आपने दरवाजा क्यों खोला? उस लड़की ने कहा, मम्मा कोई है। और अचानक ही उस दरवाजे से एक सुंदर सी औरत बाहर आई। उसने मेरी ओर अजीब नजरों से देखा और फिर बोली, जी आप। हमने आसपास की ओर इशारा किया, बारिश की ओर। वो समझ गई। फिर उसने मंद मुस्कुराया। हमने अपना परिचय दिया और बतलाया कि कहाँ जा रहे हैं। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मौसम खराब है और बारिश तेज होगी लगता है, बेहतर होगा रुकना और इंतज़ार करना। आप अंदर आ जाएं। मैं मकान के अंदर पहुंच गया। जाने कैसा सम्मोहन था उसकी आवाज़ में, और फिर सोफे पर बैठ गया। ड्राइंग रूम काफ़ी सुंदर सजा था। पुराने रईसों के जैसा माहौल में होने का एहसास हो रहा था। हिरन, शेर, सबका सिर दीवार पर टंगा हुआ था। वो नन्ही सी बच्ची कमरे में चली गई थी। चाय आ चुकी थी। मैंने चाय पीते हुए आखिर पूछ ही लिया कि आप इस तन्हाई में बच्ची के साथ और लोग कहाँ हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही पानी भी कम हो गया, लिहाजा हम वापस से चल पड़े। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, मगर क्या? मुझे तो महसूस हो रहा था, मगर मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। दिमाग की छठी इंद्रियां इशारा कर रहे थे। अचानक मुझे मोटरसाइकिल पर अपने पीछे लगा कि जैसे कोई बैठा है। मैंने पीछे देखा लेकिन कोई नजर ही नहीं आ रहा था। अचानक से मोटरसाइकिल रुक गई। हमने नीचे उतरकर पहले टैंक में पेट्रोल देखा, फिर से किक मारी, मगर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना हम जानते थे, कार्बोरेटर खोला, साफ कर वापस लगाया, पेट्रोल की नली निकालकर उसे वापस लगाया, फिर से किक मारी, मगर किस्मत खराब, मोटरसाइकिल वैसी की वैसी ही पड़ी रही। हमें रोड पर रोशनी नजर आई। शायद कोई गाड़ी हो जो हमें लिफ्ट दे दे और हम मोटरसाइकिल कहीं खड़ी कर वापस अपने घर पहुंच जाएं। कुछ देर बाद एक कार आती हुई दिखाई दी और हमने हाथ हिलाकर लिफ्ट का इशारा किया। कार पास आकर रुकी और उसमें से वही सुंदर औरत और वही बच्ची बैठी हुई नजर आई। उस औरत ने कहा, क्या बात है, बाइक खराब हो गई है क्या?
चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, यहीं पास ही में खड़ी कर दीजिए, कोई नहीं ले जाएगा। मैं कर भी क्या सकता था, मजबूर जो था। खैर हम कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। कार फिर से स्टार्ट हुई और वो औरत जिसका हमें नाम नहीं पता था, उन्होंने बताया कि उन्हें शहर में कहीं अर्जेंट जाना है, जिस वजह से वो लोग अभी जा रहे हैं। मौसम और भी खराब हो गया था। रात के अंधेरे में पेड़ों पर लटकते हुए तने बहुत ही अजीब से लग रहे थे। चमगादड़ों के झुंड रोड को पार कर रहे थे। सियारों की आवाज़ें भी आ रही थी क्योंकि वो इलाका जंगल का था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अचानक ही माहौल इतना डरावना क्यों हो गया। तभी अचानक से मुझे कुछ चुभा, शायद मच्छर होगा। पर इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते हैं कि मेरी आंखें बंद हो गई और फिर धीरे धीरे मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ याद नहीं। कब तक बेसुध रहा कुछ पता नहीं, मगर दिन था या रात ये भी मालूम नहीं हो पा रहा था। और एकाएक एहसास हुआ कि आसपास कुछ तो है। क्या हो सकता है यह अनुमान लगाया। एकाएक जैसे करंट सा लगा। ये वही औरत थी, मगर वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। वो भी बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। बच्ची का कुछ पता नहीं और कहाँ थे, किस हालत में थे। हमने कोशिश की कि कैसे भी यहाँ से निकलें, मगर वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज़्यादा घना था। और फिर वो औरत भी अचानक बेहोशी की हालत से जागी। कराहते हुए उसने कहा, आप यहाँ? वो आफत की परकाल गुड़िया, वो भी आपको यहीं पर ले आई? अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने कहा, वो आपकी बेटी नहीं है? तो इस पर उसने कराहते हुए कहा, मैं घोर मुसीबत में घिर गई हूँ। वो मेरी बच्ची नहीं है। वो एक खौफनाक शैतानी शख्सियत, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। एक दिन मैं भूले से कब्रिस्तान के बाजू से गुजर रही थी कि अचानक मेरे परफ्यूम से ये कब्रिस्तान से निकली और बच्ची के रूप में मेरे साथ चिपक कर मुझे ये अनजान जगह ले आई। अभी तक 4 लोगों को इसी तरह से फंसा कर मार चुकी है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने तुरंत ही टटोला। हमारे साथ हमारी पोटली हमारे जेब में थी। मैंने तुरंत ही बैठकर ध्यान लगाया और गुरुजी से प्रार्थना की, हमें इस संकट से बाहर निकालें। और उनकी प्रेरणा से हम गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। अभी 1008 पूरे हुए ही उठे कि हमारी आंखों के सामने का अंधेरा छट सा गया और हमें उस खंडरनुमा घर का दरवाज़ा नजर आया। हमने तुरंत ही उस औरत को लिया और उस दरवाजे पर पहुंचकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हाथ लगाया तो वो एकदम से खुल गया और हम खंडरों में खड़े थे। अचानक से मौसम बदलने लगा, मानो तूफान आएगा। हम उस औरत को लेकर खंडरों में एक टूटे हुए मंदिर में घुसकर बैठ गए। मैंने तुरंत गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे आसपास जैसे एक सुरक्षा चक्र सा बन गया था। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था और अब हम दोनों जैसे सुरक्षित हों ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने मन ही मन में भगवान का धन्यवाद किया। लगभग 2 घंटे बाद मौसम साफ होने लगा और कुछ लोगों के होने की आवाज़ और आहट मिली। तब हम उस औरत के साथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले। कुछ आदिवासी जैसे लोग थे। हमने जगह का पता पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो पता चला कि हम झारखंड में किसी गांव में हैं। इतनी दूर हम कैसे पहुंच गए हमें कुछ भी पता नहीं और तारीख 1 सप्ताह बाद की थी। हमने पता किया कि आसपास रोड कितनी दूर है और बस मिलेगी या नहीं। पता लगा कि दिन में एक बस शाम को आती है और सुबह पहले ही निकल जाती है। लिहाजा आज का दिन
और रात हमें इसी गांव में गुजारना होगा। हमने अपनी मुसीबत के बारे में उन लोगों को बताया तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि गांव चलते हैं, चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनके साथ हम लोग गांव पहुंच गए और उनके घर रुके। उन्होंने एक लड़के को जानकार ओझा को बुलाने भेज दिया और फिर ओझा आ गया। उन्होंने नीम की डाल दरवाजे पर लगाई और हमारे हाथ में भी पकड़ाई। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, रात को वो शैतानी गुड़िया ज़रूर आएगी और दरवाज़ा तो खटखटाएगी ही, मगर कुछ भी हो जाए आप लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना है। हमने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उस ओझा ने जाते हुए एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर ध्यान से कहा, दरवाज़ा मत खोलना, ये बात याद रहे। जिसके बाद वो ओझा वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। मुझे और उस औरत को डर लग रहा था, मगर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। यही एकमात्र चारा था हमारे पास। हम लोग उस कमरे में दुबक कर बैठे हुए थे। थकावट के चलते नींद तो आ रही थी, मगर सोने में डर लग रहा था, इसलिए हम लोग किसी तरह से जागे हुए थे। मगर कहते हैं ना, नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। हम लोग बैठे बैठे ही कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अचानक हमारी नींद खुली तो दरवाजे पर बहुत ही जोर से दस्तक हो रही थी। बाहर से वही बच्ची, उसी की आवाज़ आ रही थी और वो बार बार उस औरत को अपनी माँ बता रहे थे और दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्ची यहाँ तक कैसे आ गई। वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। इसका मतलब ये कोई इंसान तो है नहीं, बल्कि ये कुछ और ही है। और जैसा कि ओझा ने बताया था कि दरवाज़ा मत खोलना, तो हमने ठीक वैसा ही किया। दरवाज़ा बिल्कुल ही नहीं खोला और नीम की डाल को हाथ में पकड़कर हम लोग रात भर उसी तरह बैठे रहे। वो दस्तक कुछ देर होती रही, फिर अचानक से बंद हो गई, मगर फिर भी हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला तब तक जब तक कि सूरज की किरण नज़र नहीं आई। सुबह होते ही हमने दरवाज़ा खोला, गांव वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद हम लोग बस पकड़कर वापस अपने शहर आ गए। उस दिन मेरी और उस औरत की जान तो बच गई, मगर कई दिनों तक वो बच्ची यानी कि वो गुड़िया बिल्कुल मेरे सपनों में आती रही और मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। खैर, जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल, इन सब चीज़ों पर मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया और ना ही कभी मैं करना चाहता था। मगर उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और इस दिन के बाद से मैं इन सारी चीज़ों पर विश्वास करने को मजबूर था। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मुझे मानना ही पड़ा कि इस दुनिया में ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम ना ही मिलें तो अच्छा रहेगा। दरअसल घटना है आज से करीब 12 साल पहले की। मेरी उम्र यहीं कोई 16-17 साल की थी। मुझे नानी घर बहुत पसंद था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर नानी के घर ही जाया करता था। मगर उस बार जब मैं नानी घर गया तो वो गर्मियों की छुट्टियां नहीं थी, वो सर्दियों की छुट्टियां थी। सर्दियों का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन छुट्टियां नानी के घर में ही बिताया जाए। तो मैं नानी के घर पहुंच गया। सबसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। वहाँ के दोस्तों से, घर वालों से, परिवार वालों से, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाव था और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे।
इसलिए मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद थे। वहाँ जाते ही मैंने अपना सामान रखा और मैं बाहर खेलने निकल गया। वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। खेलकर जब मैं शाम को वापस घर लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी ही हो जाता है। मैंने हाथ मुँह धोया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया। बस यही तो काम था मेरा वहाँ, खेलना, वापस घर आना और सो जाना। इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद थी। अभी मैं लेटा लेटा अपने कमरे में छत की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे बाहर से आवाज़ आई। मामी और नाना जी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं रूम से निकलकर बाहर आया तो सुना कि मामी नाना जी को बाहर जाने से मना कर रही है और नाना जी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जाकर मामा को टिफ़िन पहुंचा आएंगे। इस पर मैंने मामी से कहा, क्या हुआ मामी, कोई दिक्कत है क्या? इस पर मामी ने कहा, देखो तुम्हारे नाना जी को मैं मना कर रही हूँ कि आज उन्हें टिफ़िन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से जुगाड़ करके खा लेंगे। इनकी तबीयत सही नहीं है और बाहर इतनी ठंड है, ये जाएंगे वापस इतनी दूर तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ेगी। इस पर मैंने नाना जी से कहा, नाना जी रहने दीजिए, मामा जी खा लेंगे कहीं से जुगाड़ करके। इस पर नाना जी ने कहा, नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना नाना जी की जगह मैं टिफ़िन पहुंचाने चला जाऊं मामा जी को। मामा जी की फैक्ट्री मैंने देख ही रखे थे, तो मैं वहां पर जाकर आराम से उन्हें टिफ़िन देकर आ भी जाऊंगा। मैंने ये विचार नाना जी से कहा। इस पर नाना जी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुम्हें इतनी रात को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रास्ता बढ़िया नहीं है। तो इस पर मैंने कहा, क्यों बढ़िया नहीं है मतलब क्या? मैं बच्चा थोड़ी हूँ नाना जी, मैं पहुँचाऊँगा टिफ़िन। नाना जी से बहुत जिद करने के बाद वो मान गए, मगर उन्होंने साथ ही एक हिदायत भी दी, देखो तुम जाओ, एक टॉर्च भी साथ लेकर जाओ, मगर अगर कोई पीछे से आवाज़ दे, कैसी भी आवाज़, किसी भी चीज़ की आवाज़, अगर कोई छोटी सी हलचल की भी आवाज़ हो तो पीछे पलट कर मत देखना, बस आगे चलते जाना, टिफ़िन पहुंचाना और सीधे घर आना, कहीं और मत जाना, और पीछे पलट कर गलती से भी मत देखना। मैंने नाना जी की बात पूरी सुनी और टिफ़िन लेकर घर से चल पड़ा मामा जी के फैक्ट्री की ओर, जहाँ पर मामा जी काम करते थे। घर से बाहर कदम रखते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे हिला कर रख दिया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मगर मैंने भी बहुत ज़्यादा कपड़े पहन रखे थे, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली थी। मैं टॉर्च के रोशनी के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। चूँकि अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, बस शाम के यहीं कोई 7 या 7:30 ही बजे होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलता हुआ सीधे मामा जी के फैक्ट्री पहुंचा। उन्हें टिफ़िन दिया, उनसे मुलाकात की, थोड़ी बात की और फिर मामा जी ने कहा, देखो यहाँ से सीधे घर जाना और कहीं मत जाना, और अगर कोई आवाज़ दे तो पीछे पलट कर मत देखना। इस पर मैंने मामा जी से पूछा, मामा जी कौन आवाज़ देगा इस रास्ते पर? नाना जी भी यही बोल रहे थे कि पीछे पलट कर मत देखना। इस पर मामा जी ने कहा, मैं कल सुबह जब घर आऊँगा तो बताऊँगा, अभी जाओ जल्दी निकलो यहाँ से, रात होने से पहले घर पहुँच जाना। जिसके बाद मैं वहाँ से निकला और वापस घर की ओर चल पड़ा। अब रात के करीब 8:30 बज चुके थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो चुका था, क्योंकि मौसम ठंड का था। ठंड के मारे सारे लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे और वो रास्ता भी जंगलों से घिरा हुआ था। कच्ची सड़क, ऊपर से आजू बाजू जंगल। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, सुनो, रुको,
आवाज़ सुन मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। तभी वापस पीछे से आवाज़ आई, पीछे पलट कर देखो तो सही, मैं कौन हूँ, तुम मुझे जानते हो। मैं पीछे पलटने ही वाला था कि तभी मुझे नाना जी की कही बात याद आ गई कि पीछे मत देखना। पता नहीं क्यों मुझे वो आवाज़ भी कुछ अजीब सी लगने लगी थी, इसलिए मैंने वापस से चलना शुरू कर दिया। चलते चलते मैं काफ़ी दूर आ चुका था, मगर पीछे से वो आवाज़ लगातार आए जा रही थी। चलते चलते मैं भागने लगा और भागते भागते मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने नाना जी को पूरी बात बताई। पहले तो नाना जी ने मुझे शांत किया और फिर कहा, दरअसल वो जो आवाज़ थी वो कोई इंसान की आवाज़ नहीं थी, वो एक प्रेत की आवाज़ थी। उस रास्ते पर प्रेत भटकते हैं, वो आवाज़ देते हैं। अगर तुम उनकी आवाज़ सुनकर पीछे पलट गए तो फिर तुम वापस कभी घर नहीं आ पाओगे, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। और अगर पीछे नहीं पलटे तो वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें छू भी नहीं सकते, तुम्हें अपनी मर्जी से पीछे पलटना होता है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।